देखो बच्चे, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार देखते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, EMI की बात करें, तो EMI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इधर देखो बच्चे, एक टाइम पहले साइंटिस्ट जो थे उनको ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से एसोसिएटेड होती है। बाद में कुछ टाइम बीता तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से एसोसिएटेड है। कैसे पता चला? देखो बच्चे, अगर हम बात करें 4th चैप्टर की, 4th चैप्टर की बात करें तो 4th चैप्टर में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके अगर आसपास मैग्नेटिक नीडल रखो तो उस नीडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। तो वहाँ से हमें समझ में आया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कुछ रिलेशन है। देखो बच्चे, जब हम 4th चैप्टर की बात करते हैं तो 4th चैप्टर में क्या था कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ड्यू टू करंट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, नेचर में चीज़ें सिमेट्री में एग्जिस्ट करती हैं। सिमेट्री में मतलब कि अगर एक से दूसरी चीज़ पॉसिबल है तो दूसरी से शायद पहली चीज़ भी पॉसिबल हो। तो टाइम बीता, कई साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हो सकता है कुछ करंट प्रोड्यूस हो सकता हो। बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, फेराडे ने किया, फेराडे, ठीक है। उसने क्या किया बच्चे, एक करंट कैरिंग लूप लिया, उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और एक मैग्नेट लिया। उस मैग्नेट को आगे और पीछे, इसके पास और दूर ले गया। जब ये मैग्नेट को पास या दूर ले जा रहा था तो उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब ये था कि उस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, जबकि उस लूप में हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है। ये लूप कैसा है, खाली एक लूप है। मान लो गैल्वेनोमीटर की जगह मान लो एक बल्ब लगा देता हूँ, छोटा सा बल्ब लगा देता हूँ। अब मान लो इस लूप में मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है और अगर मैं मैग्नेट को पास या दूर ले जा रहा हूँ और ये बल्ब जल रहा है, तो पहले तो सबको लगा ये जादू है, क्योंकि बिना कोई बैटरी लगाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कैसे हो रही है? बट बाद में हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हैं, इसके पास ले आते हैं, दूर ले जाते हैं, तो हम वर्क कर रहे हैं। और ये वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि अगर फिनोमेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हुआ, अगर हम इस मैग्नेट को आगे या पीछे ले जाएं, ये ऐसे पास ले जाएं, तो ये जो मैग्नेट है इसकी वजह से कुछ फील्ड इससे पास हो रही थी कॉइल से। जब हम इसको पास लाएंगे इसके, तो फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड पासिंग थ्रू कॉइल विल चेंज। समझ में आ रहा है बच्चों? पास या दूर ले जाएंगे, जब इसको पास या दूर ले जाओगे तो फील्ड बढ़े या घटे की जो भी होगी, तो फील्ड जब कॉइल से जो पास हो रही है वो चेंज होगी, तब इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। बट इसमें ध्यान रखना बच्चे, ये फिनोमेना तब तक चलेगा जब तक आप इसका मोशन कंटिन्यूसली करते रहोगे। अगर आपने इसको रोक दिया तो इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रोक दोगे तो इस कॉइल से फील्ड चेंज नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हो आप वर्क नहीं कर रहे हो। जब वर्क नहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो फिनोमेना होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में बच्चे हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जिस तरीके से अगर हम कहें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कंबाइंड फिनोमेना से आती है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि देखो बच्चे, हम जब कॉइल को आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है,
और इसके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट का इंडक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट यहाँ पर जब पहले लोगों को दिखाया गया उनको लगा जादू, मिरेकल मिरेकल, बट एक्चुअली क्या था, ऐसा कोई मिरेकल नहीं था। वहाँ जो बल्ब जल रहा है उसमें आप देखो, मिरेकल का खास कारण क्या था, लोगों को लग रहा था कि ना तो इसमें आपने कोई पावर सोर्स कनेक्ट किया है, ना आप इसको टच कर रहे हो, बिना टच किए जब मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हो और अपने आप बल्ब जल रहा है, तो एक बहुत ताजुब की बात है, एनर्जी जा कैसे रही है, इसका मतलब हवा में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, वो भी बिना देखे। तो ये काफ़ी मिरेकलस चीज़ थी उस टाइम के लिए, क्योंकि एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि हवा में एनर्जी ट्रांसफ़र होना बहुत बड़ी बात है। और उसी के बेसिस पे जब आगे टाइम बीता तो हवा में हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाए, मतलब मोबाइल फ़ोन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे पहुंच पाया। मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रिक रेस ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी मीडियम, सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं ना बच्चे। तो ये आगे के जो फिनोमेना है वो यहीं से बढ़े, वायरलेस चार्जिंग ये सब जो आगे के फिनोमेना है वो यहीं से आए हैं। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, या अगर फिजिकल कांटेक्ट भी हो भी तो आप डायरेक्टली पिन नहीं लगा रहे, कोई वायर नहीं लगा रहे हो, क्योंकि वायर के थ्रू आप एनर्जी ट्रांसफ़र करो, बट विदाउट वायर कोई बिना बैटरी के आप यहाँ पर कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये फिनोमेना भी बच्चे आया, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, जब अगर हम 10th क्लास की बात करते हैं तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, बट 12th क्लास में क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। थियोरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा 12th क्लास में, बट न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम चालू करते हैं बच्चे, आगे इसको लिखना है तो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों? अगर हम कहें कि हमें करंट को इंड्यूस करना है तो हम 10th क्लास तक ये पढ़ते थे कि अगर आप किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस करना चाहते हो तो आप उस कॉइल से जो फील्ड पास हो रही है उसे चेंज करो, जो इससे फील्ड पास हो रही है। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चे, इस कॉइल से जो फील्ड पास हो रही है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो मैग्नेट को आगे ले जाओ या मैग्नेट को पीछे ले जाओ, और कुछ क्या, और क्या कर सकते हैं? मैग्नेट को वहीं रख दो, कॉइल को आगे पीछे ले जाओ। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें या नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप अपना सर पत्थर से फोड़ो, चाहे पत्थर आपका सर फोड़े, बात बराबर ही बच्चे, फूटेगा तो सर ही। समझ आए बच्चे? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, चाहे आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ, चाहे कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाओ, दोनों में से कोई फिनोमेना में डिफरेंस नहीं होगा। दोनों केसेस में जो बल्ब होगा यहाँ पर जो कनेक्टेड होगा वो जलेगा। बट एक्चुअली क्या है, जब हम 12th क्लास में आते हैं तो हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोगों ने बच्चों अपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चे, इधर देखो। मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ ऐसे बताते हैं, जैसे मान लो किसी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है बच्चे, ये कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? हो सकता है कोई मैग्नेट रखा हो आसपास, कोई मैग्नेट रखा हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। नेचुरल मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट हो, या आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे सोलेनॉइड हो। अब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो एक रीजन है, ये एक रीजन है। अब इस रीजन से क्या पास हो रहा है बच्चे, बोलो क्या पास हो रहा है? इस रीजन मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब इस रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इसका मतलब इस रीजन से ओवरऑल फ्लक्स पास हो रहा है। ओवरऑल जितनी भी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इस वजह से इस रीजन से एक फ्लक्स पास हो रहा है। और यहाँ वहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? ई ए कॉस थीटा। शाबाश बच्चों, जिसे हम कहते थे ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट में। तो ठीक ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये होता है बी ए कॉस थीटा, या फिर बी डॉट ए। कई बार बी डॉट ए लिख देते हैं, बी डॉट एस लिख देते हैं, एस ए एस कोई फर्क नहीं है, एस फॉर एरिया या फिर ए फॉर एरिया। तो अब जितना इस सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है वो बी ए कॉस थीटा, वो डिपेंड करेगा कितनी स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली बच्चे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है? नहीं याद है तो मेरी वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक नहीं बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए होता है। अगर किसी सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स पर पास हो रहा है उससे, तो कितना ज़्यादा पास हो गया डिपेंड करेगा कि उस सरफेस का एरिया कितना है, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड पास हो रही है और किस एंगल पे वो इंक्लाइंड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सरफेस ऐसा इंक्लाइंड हो कि उससे कोई फील्ड पास ना हो रही हो। जैसे अच्छा, हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में डिस्कस किया था कि जैसे मान लो अगर फील्ड ऐसे पास हो रही है और ये ऐसे एरिया है, तो फील्ड इससे पास हो रही है, और मान लो फील्ड आसपास से पास हो रही है आगे पीछे से,
और इसका एरिया ऐसा है, तो इससे कोई भी फील्ड पास नहीं हो रही। तो ओरिएंटेशन पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे सोलर पैनल, आप सोलर पैनल कहीं इंस्टॉल करो, ऐसे इंस्टॉल कर दो कि उस पर लाइट पड़े ही ना, तो सोलर पैनल किसी काम का नहीं है। बट खैर हमारे लिए तो बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चे ये बताना, यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होगा, किसी कोई आइडिया है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एंगल बिटवीन कब 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 मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा? एरिया वेक्टर जीरो कब होगा इसकी वैल्यू? जब कॉस क्या हो, कॉस 90 जीरो होता है। जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। ये क्या होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, बी ए कॉस 0 1 0 डिग्री। खैर ये तो मैथमेटिकल है बच्चे, इतना कुछ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इंपॉर्टेंट फिनोमेना पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम 10th क्लास तक ये पढ़ते थे, किसी सरफेस से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, किसी सरफेस से हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। बट एक्चुअली क्या है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम अपनी 12th क्लास में आते हैं, तो हम यहाँ फील्ड नहीं, यहाँ हम और फैक्टर को भी इंक्लूड कर देते हैं। क्योंकि जब आगे देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस कारणों से हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि इनमें से कोई सी भी चेंज कर दो, चाहे फील्ड चेंज कर दो, चाहे एरिया चेंज कर दो, चाहे एंगल चेंज कर दो। अब इन तीनों में से कोई सा भी फैक्टर चेंज होगा। अगर थीटा चेंज कर दो आप चाहे तो आप फील्ड चेंज कर दो, चाहे तो आप एरिया चेंज कर दो, इन तीनों में से कोई सा भी फैक्टर चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा बच्चे? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा, मतलब इंडक्शन का फिनोमेना हमको देखने को मिलेगा। तो 10th क्लास तक तो हम यही पढ़ते थे बच्चे। इधर देखो बच्चे अभी बताते हैं, सब बताते हैं। तो अब एक्चुअली क्या, हम एक एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो देखो बच्चे, जैसे मान लो सबसे पहले हम एग्जांपल देख सकते हैं, किसी कॉइल से फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं किसी कॉइल से फील्ड? जैसे कॉइल रखी हुई है तो इससे फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, बताओ बच्चे? बी चेंज कैसे कर सकते हैं, बोलो? सर ज्यादा पावरफुल मैग्नेट लगाओ ना। देखो, अरे बच्चे मैग्नेट को पास ले आओ यार, पास ले जाओ, दूर ले जाओ। सर तो लेकिन उसको इधर हाँ ज़्यादा कुछ भी कर दो बच्चे, चेंज कर सकते हो ना। या फिर बड़ी मैग्नेट ले लो, बड़ी मैग्नेट लगा दो, कुछ भी कर दो। जैसे चलो कई तरीके से कर सकते हो। जैसे इस कॉइल से जो फील्ड पास हो रही है इसको भी चेंज करना है, तो मैं इस मैग्नेट को पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, पास ले जाऊंगा, फील्ड चेंज हो सकती है। यहाँ क्या करें बताओ? इसकी जगह हम क्या करें, बड़ा मैग्नेट ले आए। बट एक्चुअली क्या कंटिन्यूसली चेंज करनी है हमको, तो क्योंकि देखो बच्चे अगर आप कंटिन्यूसली इफेक्ट देखना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करो, बेटर यही है कि इसको पास ले जाओ और दूर ले जाओ। सबसे सिंपल तरीका यही हुआ ना, जब पास ले जाएंगे तो फील्ड इससे ज़्यादा पास होगी, दूर ले जाएंगे। अब और क्या क्या है, अगर मान लो हम कहें कि भाई बी चेंज तो हम ऐसे कर सकते हैं, थीटा कैसे चेंज करें? थीटा चेंज करने का तरीका, एक काम करो, मैग्नेट को यहीं रखो। ऐसे मान लो मैग्नेट, या मैग्नेट रख दिया आपने, ये कॉइल है, इसको घुमा दो। जब ये घूमेगी तो रोटेट होगी, रोटेट होगी तो एंगल क्या हो जाएगा? चेंज होता है, थीटा चेंज हो जाएगा। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी इसी फिनोमेना से आती है। ये जनरेटर मोटर ऐसा ही दिखता है ना, ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जनरेटर। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जनरेटर की हेल्प से आती है। बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं पावर हाउस के पास। तो पावर हाउसेज में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो हम कोल पावर हाउस की बात करें या हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, पानी से मान लो टरबाइन घूमती है, पता है ना हाइड्रो पावर में। टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर लगा होता है, जनरेटर इसके साथ लगा होता है। टरबाइन घूमती है ना, पंखा सा घूमता है, पंखा घूमेगा तो ये कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट किसको मिलेगा, हमारे घरों पे आएगा। विंड मिल में भी यही होता है अच्छा, विंड मिल हवा से पंखा घूमता है, पंखे से कॉइल घूमेगी जनरेटर की, जितनी देर हवा चलेगी उतनी देर वो बच्चे उस हिसाब से वो डिज़ाइनिंग, हम डिज़ाइनिंग में मत जाना, बस हम ऊपर के कॉन्सेप्ट की बात करें। मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी, हाँ ज़्यादा मिलेगी, बट अभी हम बहुत ऊपर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभी आप बिल्कुल डिज़ाइनिंग में मत जाना, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है, डिज़ाइनिंग बहुत डीप में होती है। बस आप बस इतना से समझे कि इतना समझ में आ गया, कॉइल घूमती है तो थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो घरों तक इलेक्ट्रिसिटी
आती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, बस सोलर सेल्स में ऐसा नहीं होता है, आपको शायद पता हो। सोलर सेल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, सोलर सेल का एनर्जी, उसमें जनरेटर भी नहीं होता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी देने का तरीका काफ़ी अलग होता है। बट ज़्यादातर जो तरीके होते हैं हमारे घरों में जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जैसे विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और भी जैसे गैसेस का पावर प्लांट हो गया जिसमें गैसेस को बर्न करते हैं हम लोग। तो किसी भी पावर प्लांट का आप ले लो या न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लो, तो उन सब में जनरेटर लगा होता है। हम कैसे ना कैसे करके जनरेटर को घुमाते हैं, कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल घूमती है तो थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है तो इंडक्शन होता है। सोलर पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आजकल सोलर पावर प्लांट को प्रेफर किया जा रहा है। कारण क्या है, एक्चुअली क्या है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। पहले तो सिर्फ सोलर पैनल्स होते हैं, वही पड़े रहते हैं, हम कोई देख रेख भी नहीं करनी पड़ती, इसमें तो घूमता रहता है, देखना वगना पड़ता है। वहाँ तो पड़ा हुआ है, लगे हुए हैं, तो वो उसका तो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है अपने में। एक्चुअल में क्या है बच्चे, हमने दूसरा तरीका देख लिया किस तरीके से हम एंगल चेंज करके, थीटा चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जो तरीका हम ज़्यादातर आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और आखिरी तरीका देखा जाए अच्छे एरिया चेंज करने करके। खैर ये तरीका बहुत अजीब सा है और हम आमतौर पे देखते नहीं है, बट ये इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखा सकते हैं। इधर देखो बच्चे, इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखो बच्चे, जैसे मान लो एरिया चेंज करके, अब आप कहोगे सर कॉइल का एरिया कैसे चेंज हो जाएगा। मान लो एक कॉइल रखी हुई है, ये मान लो एक फील्ड है हमारे पास, ये एक तरीके से इमेजिनरी तरीका है बच्चे, जो हमने बहुत कम यूज़ किया है। कर सकते हो बट हम करते नहीं है। मान लो बच्चे हमारे पास एक लूप है, इसमें एक मूवेबल आर्म है। क्या है बच्चे ये मूवेबल आर्म का मतलब क्या हुआ, जो मूव कर सकती है आगे पीछे। इस टाइम पे लूप कितना हुआ है, लूप इतना हुआ है ना, बाकी एरिया तो लूप में नहीं आया। मान लो इस लूप को हम बाहर की तरफ मूव करें, ये यहाँ जब यहाँ आ गया, मान लो, क्या एरिया चेंज हुआ या नहीं हुआ? एरिया चेंज हो गया। एरिया चेंज होगा तो देखो, जब एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। बट ये तरीका आमतौर पे ना ही हम एक्सपेरिमेंट में बहुत यूज़ करते हैं और ना ही हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। कमर्शियली हमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगता है इनमें से, थीटा चेंज करके, कॉइल घुमा करके। इवन कमर्शियली हम ये भी यूज़ नहीं करते। ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 12th क्लास में सर कोई एक्सपेरिमेंट बताइए क्या करें, तो मैं उनको एडवाइस देता हूँ, ये मार्कर लो ऐसा, इसके ऊपर कॉइल लपेट दो कई सारी, ठीक है। जैसे इसमें एक है, ये बल्ब लगा दो ना, आप यहाँ बल्ब लगा दो, तो आपको देखो बच्चे, एक कॉइल में अगर आप करके देखोगे, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। कई सारी कॉइल लपेट दो और एक साइड से और दो साइड निकाल लो और बल्ब अटैच कर दो। फिर छोटे छोटे लंबे लंबे पतले से मैग्नेट आते हैं जो इस मार्कर के अंदर जा सकते हैं। जब इसको खोल देंगे तो इसके अंदर लग जाएगा। वो पतले पतले से पावरफुल मैग्नेट्स आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। फिर उसको ऐसे ऐसे करते हैं, वो मैग्नेट अंदर से इधर इधर आगे पीछे मूव करेंगे, इधर इधर, समझ रहे हो बच्चे, और वो बल्ब जलेगा, आपको दिखेगा। खैर आप ये मत सोचना बच्चे कि उसमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी कि मैं एक दो बार ऐसे यूँ करूँगा वो आधे घंटे के लिए लाइट जल जाएगी। भाई कंटिन्यूसली आपको जब जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को करंट इंड्यूस्ड और EMF इंड्यूस्ड में। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। जरूरी नहीं है EMF हो तो करंट हो। EMF मतलब वोल्टेज का होना मतलब EMF का होना। अब जैसे सॉकेट है बच्चे, ऑन है, इसमें EMF है बट सर्किट कंप्लीट नहीं है। वोल्टेज तो है बट सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए करंट नहीं है। बट एक्चुअली क्या है, वोल्टेज के बाद अगर सर्किट कंप्लीट हो, जैसे एक बैटरी रखी होती है हमारे पास, कोई सेल है, मान लो कि सेल रखा है हमारे पास, उसमें वोल्टेज तो होती है बट सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लो इस टाइप का सेल है, वोल्टेज तो ये दे सकता है। आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास वोल्टेज है तो करंट के लिए क्या करना होता है, आपको सर्किट को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो EMF इंड्यूस होना एक अलग बात होती है, बट अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट फ्लो करता है। अब जैसे मान लो ये है, अब ये लूप है हमारा, इसमें EMF इंड्यूस हुआ और सर्किट भी कैसा है, पूरा कंप्लीट है, तो बल्ब जलेगा।
तो ये हम आपको बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि ईएमएफ तो हो बट बल्ब ना जले क्योंकि सर्किट कंप्लीट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। वोल्टेज तो हो बट करंट ना हो। कैसे? जैसे ये है, स्विच ऑन किया, वोल्टेज तो है बट करंट है क्या? नहीं है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। चाहे आप कोई आप बैटरी ले लो, सेल ले लो, ये जैसे सेल है, इसमें वोल्टेज तो दे रहा है, ये सर्किट वोल्टेज तो दे रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। करंट कब फ्लो करेगा? जब आप सर्किट को कंप्लीट करोगे। तो ये बहुत फर्क चीज़ होती है दोनों में, ईएमएफ इंड्यूस और करंट इंड्यूस में फर्क होता है।